बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक आज है हमारा व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ बैंक कंट्रोल क्रेडिट या हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। So monetary policy basically is the setting of the money supply and interest rate by policy makers in the central bank to achieve the economic objectives। बड़ा सिंपल है, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी में, किसी मार्केट में, और इंटरेस्ट रेट को सेट करना। अब इंटरेस्ट रेट को क्यों सेट किया जाता है? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल करते हैं पॉलिसी मेकर्स? टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ये हम जो है वो फाइनली हम बाद जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे मेन बात कि सेट कौन करेगा? डेट इज बाय द सेंट्रल बैंक। कि हर मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसकी फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों ने अक्सर टीवी में सुना भी होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद पॉलिसी का ऐलान कर दिया या मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और उस कभी कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट, आप सुनते होंगे आप लोग, इंटरेस्ट रेट कभी कहते हैं कि 0.5% से बढ़ गया या 1% से बढ़ गया, या कभी सुनते हैं कि नीचे आ गया। तो आजकल बेसिकली लास्ट टाइम आपने डिबेट सुनी भी होगी कि इन्वेस्टमेंट को, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को जो है वो काफी नीचे, कम 3 पॉइंट के साथ कम किया गया। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट को सेट करना होता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, और उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब चूंकि ये सेंट्रल बैंक कहता है, सेंट्रल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक तो सबने सुना होगा कि जिसमें आम जो कस्टमर है, जिसमें आप लोग जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं या अपना कैश विड्रॉल करते हैं, या आम पब्लिक जहाँ पे ट्रांजेक्शन करती है, जो कि लोगों से डिपॉजिट रिसीव करता है और आगे लैंड करता है। सेंट्रल बैंक क्या है? एन इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, ये तमाम कमर्शियल बैंक जो कि वर्किंग कर रहे हैं, उन सब के सिस्टम को जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है, और आपकी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करता है थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके बाद एक और पॉइंट, सेंट्रल बैंक की हमने बात कर ली। अब दूसरी बात कि मनी सप्लाई बेसिकली है क्या? बेसिकली दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, या जो इकोनॉमी में आपके जो मनी के जो रिजर्व्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मनी सप्लाई। जितनी मनी सर्कुलेशन हो रही है इकोनॉमी में, दैट इज द मनी सप्लाई। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, और मनी सप्लाई क्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मॉनेटरी कंट्रोल के टूल्स क्या हैं, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड है जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करेगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी कंट्रोल करेगा या उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं? तो उसके ये 4 मेथड यहाँ पे जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे 4 मेजर मेथड हैं। नंबर 1 इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। नंबर 2 इज द फेड लैंडिंग टू बैंक्स। फेड लैंडिंग टू बैंक्स मीन के सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को वो लोन देगा। डिस्काउंट रेट एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इसको हम बारी बारी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? बेसिकली द फेड कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन व्हेन इट बायज और सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये होता क्या है बेसिकली कि हर मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो ट्रेडर्स को या कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की जो है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करे। दैट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब मार्केट में जो है वो ऑपरेशंस गवर्नमेंट के, मतलब के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऑपरेशन हो रही हैं, मतलब के बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसकी। दैट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जहां पे गवर्नमेंट के बॉन्ड बाय होंगे या सेल होंगे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द ओपन मार्केट ऑपरेशन।
अब इसका मॉनेटरी पॉलिसी से क्या ताल्लुक है, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी का ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या ताल्लुक है, दैट इज द मेजर पॉइंट। जैसा कि हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि उसने मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब कि उसने डिमांड और सप्लाई को उसने इक्वल करना है, जितनी मनी डिमांड है उसके मुताबिक उसने मनी सप्लाई करनी है। क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेशन के आगे फिर काफी इफेक्ट्स हैं। तो ये इसका टारगेट है सेंट्रल बैंक का कि उसने इन्फ्लेशन को मार्केट में कंट्रोल करना है। और कैसे करेगी वो? थ्रू द इंटरेस्ट रेट एंड द एंड सेटिंग द मनी सप्लाई। अब ये चीजें ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे वो कवर कर सकता है सेंट्रल बैंक? दो मेजर पॉइंट्स हैं कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी हो, द फेड इंस्ट्रक्ट्स इस बॉन्ड ट्रेडर टू बाय बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक। अब देखें ओपन मार्केट ऑपरेशन है, अब चूंकि यहाँ पे बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग होनी है, तो बाय किस वक्त करेगा, सेल किस वक्त करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी हो तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक विल इंस्ट्रक्ट्स इट्स बॉन्ड ट्रेडर्स टू बाय बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक। तो जब पब्लिक से बॉन्ड परचेज करेंगे, तो कैसे परचेज करते हैं वो? बेसिकली जब ट्रांजेक्शन होगी परचेजिंग की, तो वो बॉन्ड सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे, और पैसा किसके पास चला जाएगा? पब्लिक के पास, क्योंकि वो पब्लिक से परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में जो है जिनकी सर्कुलेशन हो चुकी थी, वो अब परचेज कर लेगा। जब बॉन्ड परचेज करेंगे ट्रेडर्स सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पे, तो बॉन्ड सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे या बैंकों के पास आ जाएंगे, और पैसा जो है वो पब्लिक के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि द फेड पेज फॉर द बॉन्ड इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉलर्स इन द इकोनॉमी। जो डॉलर वो पे करेंगे या जो रुपी पे करेंगे सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स के अगेंस्ट, उससे क्या होगा कि मार्केट में जो नंबर ऑफ डॉलर हैं वो इंक्रीज कर देंगे। इसका मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में इंक्रीज कर देगी। तो बिल्कुल इसके कन्वर्सली जो है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने का तरीका कार है कि लेट अस सपोज कि अगर मार्केट में जो मनी सप्लाई है ज्यादा हो गई है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो उससे आपको बताया जैसे कि इन्फ्लेशन का खतरा है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, आपकी सारी आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब उस मनी सप्लाई को कम करना है मार्केट से। अब वो कम कब होगी? कि जब पैसा जो है दोबारा वापस आएगा, किसके पास आएगा? बैंकों के पास या फेड के पास। अब फेड के पास पैसा कब आएगा? पैसा उसने अपने पास लेके आना है, तो वो कैसे करेंगे? एक इसका मेजर पॉइंट है कि बॉन्ड्स को वो सेल कर देगी। जब बॉन्ड को सेल करेगी ना, जो उसके पास है रिजर्व में, उससे क्या होगा कि बॉन्ड्स पब्लिक के पास चले जाएंगे, और पब्लिक उसके अगेंस्ट वो पैसे जब देगी, पे करेगी, तो पैसे जो मनी होगी या नंबर ऑफ डॉलर्स होंगे या जो रुपये होगी, वो किसके पास आ जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास। तो सिर्फ मार्केट से जो नंबर ऑफ डॉलर है वो इकोनॉमी से नंबर ऑफ डॉलर जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल होगी। ये उस सूरत में है सेलिंग कब होगी? जब मनी सप्लाई बढ़ जाए और उसको कम करना हो, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। द फेड डज जस्ट द ऑपोजिट, इट सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द पब्लिक in the nation's bond markets. The public pays for these bonds with its holding of currency and bank deposit, directly reducing the amount of money in circulation. तो इस तरीके से मतलब कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को या मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है। कि जब मनी सप्लाई कम हो और ज्यादा करनी हो, टू इंक्रीज, तो परचेज करेगी, और जब मनी सप्लाई ज्यादा हो और कम करनी हो, टू रिड्यूस, तो इट विल सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये इसमें जो थे ओपन मार्केट के ऑपरेशन के थ्रू ये दो तरीका कार हैं। नेक्स्ट मेथड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इज फेड लेंडिंग टू द बैंक्स। अब फेड लेंडिंग टू बैंक्स का मतलब क्या है? देखें, एक तो जब हम कंज्यूमर है, पब्लिक है, पब्लिक ने अगर लोन लेना हो तो वो क्या करती है? वो कमर्शियल बैंकों के पास जाती है, कमर्शियल बैंकों से लोन डिमांड करेंगे। हम सेंट्रल बैंक से लोन डिमांड नहीं कर सकते। इसी तरह जब कमर्शियल बैंकों ने लोन चाहिए होगा, उनको लोन चाहिए होगा, उन्होंने अपने रिजर्व में इजाफा करना होगा, तो जब लोन लेना होगा तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे।
या जो फेडरल बैंक जो भी होगा उस गवर्नमेंट का, उसके पास जाएंगे। तो फेड लेंडिंग टू बैंक्स मतलब कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों को लोन की पॉलिसी से कैसे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे दो चीजें हैं। अब जब सेंट्रल बैंक जो है ये फील करे, बल्कि सेंट्रल बैंक जब ये देखेगा कि मार्केट में जो है वो मनी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हुई है, डिमांड से मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए फेडरल बैंक क्या करेगा, फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को उसको लोन भी कम देगा। जब कमर्शियल बैंकों को लोन कम देगा वो सेंट्रल बैंक, तो जो कमर्शियल बैंक होगा उसके पास रिजर्व भी कम हो जाएंगे। जब उसके पास रिजर्व कम होंगे तो फिर उसके पास लोन देने की जो पावर है पब्लिक को वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंकों ने सारा लोन देना है पब्लिक को, तो उसके पास लोन देने की पावर भी कम हो जाएगी। तो जब लोन देने की पावर उसके पास कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। मतलब बैंक कमर्शियल बैंक सिर्फ उसी को पैसा देंगे जिसको जरूरत होगी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस या बिजनेस डिसीजन के लिए। तो बिल्कुल इसी के ओपोनेंट है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई की जरूरत है, मतलब कि इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए या बिजनेस डिसीजन के लिए, या लोगों को अगर लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसने अब चूंकि लोन भी लोगों को देने हैं, तो अगर उसके पास रिजर्व कम हुए क्वांटिटी ऑफ मनी के, तो वो फेडरल बैंक से लोन डिमांड करेगा। तो फेडरल बैंक उसको लोन देगा, फिर वो सेंट्रल बैंक उसको लोन देगा। ये उस सूरत में होगा कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करनी है, पहले कम थी लेकिन अब इंक्रीज करनी है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा ताकि वो आगे मजीद पब्लिक को जो है वो, या डिपॉजिटर्स को जिनके पास हैं, जिनके जो कस्टमर्स हैं, विड्रॉल के लिए लोन देगा या उनको कोई वैसी लोन दे देगा उनको पर्पस के लिए, किसी प्रोडक्टिव या बिजनेस जो है वो डिसीजन के लिए इनको लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बेसिकली टूल एक है फेडरल बैंक लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसका कंक्लूजन में 2 पॉइंट आ गए कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है तो कम करने के लिए फेडरल लैंडिंग टू बैंक से वो भी कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो गई, और अगर मनी सप्लाई कम है तो ज्यादा करने के लिए फेडरल लैंडिंग टू बैंक से वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड, फेडरल लैंडिंग टू द बैंक्स। नेक्स्ट इज द डिस्काउंट रेट। अब पहले बात तो ये कि डिस्काउंट रेट होता क्या है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स दैट द फेड मेक्स टू द बैंक्स। अब देखिए प्रीवियसली ने बात की कि कमर्शियल बैंक जब भी लोन लेगा तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। अब सेंट्रल बैंक जो है वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लोन नहीं देगा कमर्शियल बैंक को, बल्कि उससे कोई ना कोई इंटरेस्ट जो है वो एनुअली चार्ज करेगा। अब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट का जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे मतलब कि कैसे जो है वो लिंक है, या इसका मनी सप्लाई से क्या लिंक है। अगर तो सेंट्रल बैंक जो है वो देखेगा कि जब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई है और मनी सप्लाई को अब उसने कंट्रोल करना है, मतलब कि रिजर्व को उसने कंट्रोल करना है मार्केट में मनी के, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट रेट को वो इंक्रीज कर देगा। जब वो डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक जो है वो कम से कम लोन लेंगे। द हायर द डिस्काउंट रेट discourage bank from the borrowing reserve from the Fed या central bank. Thus, an increase in the discount rate reduces the quantity of reserve in the banking system. जब डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व होगी बैंकिंग में वो भी कम हो जाएगी, विच इन टर्न रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। और जब क्वांटिटी ऑफ रिजर्व कम होगा बैंकिंग सिस्टम के पास तो मनी सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसके ओपोनेंट है कि अगर मनी सप्लाई कम है लेकिन मार्केट में जरूरत है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट रेट को कम कर देगा। जब डिस्काउंट रेट कम करेगा तो कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा लोन लेंगे। जब लोन ज्यादा लेंगे उनके पास रिजर्व भी बढ़ेंगे। जब रिजर्व बढ़ेंगे तो उनकी जो लैंडिंग पावर है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, जो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व है वो भी बढ़ जाएंगे। इस तरह मनी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से डिस्काउंट रेट के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो
मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है? रेगुलेशन ऑन द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैट बैंक्स मस्ट होल्ड अगेंस्ट डिपॉजिट। अब देखें, जब भी डिपॉजिटर कोई अपने पैसे जो है वो बैंक में जमा कराता है इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसने बैंक को जो है जब सब पैसों की डिमांड उसको जब जरूरत होगी, वो क्या करेगा? चेक राइट करेगा और बैंक को ऑर्डर करेगा और ऑन डिमांड उसे जो है वो कैश जो है वो विड्रॉल कर लेगा। अब कैश वो कब विड्रॉ कर सकता है? जब बैंक के पास भी जो है वो रिजर्व्स होंगे। तो इसलिए सेंट्रल बैंक जो है फिर एक ऐसी मतलब कि पॉलिसी बना देता है कि हर बैंक जो है वो कम से कम कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास पैसों की कोई रिजर्व रखेगा। मतलब कि जो डिपॉजिट की जो अमाउंट है कस्टमर्स की, तमाम कस्टमर ने, अब एक बैंक के पास कोई एक तो डिपॉजिटर है नहीं है, उसके पास हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हों, तो वो उनके हो सकते थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर के उनके मिलियंस में पैसे हो, मिलियंस में। तो वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो सेट कर देगा कि हर बैंक के पास एक खास प्रोपोर्शन में जो है वो लाजमी रिजर्व होने चाहिए तमाम डिपॉजिटर्स के, ताकि जब कस्टमर आए तो उसको उसकी डिमांड के मुताबिक जो है वो पैसे इसको पे कर दें। तो ये बेसिकली रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब इसका मनी सप्लाई से क्या ताल्लुक है या मॉनेटरी पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? सेंट्रल बैंक जब देखेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर गई है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब कि जब मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, अब उसने जो कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज कर देगा। जब रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज करेगा तो बैंकों के पास जो लोन देने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब रिजर्व वो पहले से ज्यादा रख रहा है। तो ऑब्वियसली जब पैसे पहले की निस्बत कम उसके पास जो है वो देने के लिए कम हो जाएंगे, रिजर्व ज्यादा पड़े रहेंगे, तो लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को देगा जिनको बहुत जरूरत है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। पर्सनल लोन जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने का तरीका है कि जब मनी सप्लाई ज्यादा हो तो रिजर्व रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर दें, और जब मनी सप्लाई कम हो लेकिन मार्केट में चूंकि जरूरत है इन्वेस्टमेंट की या लोगों को पैसा देना है, डिपॉजिटर्स को पैसा देना है उनका, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों को ज्यादा उनका पैसा दे सकें, या अगर किसी ने कोई लोन डिमांड किया इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये बेसिकली जो है वो तरीका कार है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट से कैसे मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ये इन द एंड फाइनली कंक्लूजन है, ये चारों पॉइंट यहाँ पर दिए हैं और ये लिखा हुआ यहाँ पे इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस, कि जब मनी सप्लाई जब वो इंक्रीज हो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? बॉन्ड सेल होंगे। इफ मनी सप्लाई डिक्रीजेस then in open market operation bond will be purchased. If money supply increases lending to banks decrease, अगर money supply कम हो जाए decrease then lending to bank increase. If money supply increases discount rate increases, if money supply decreases discount rate also decreases. If money supply increases reserve requirement also increases to reduce the money supply, and if money supply decreases reserve requirement also decreases to reduce the money supply. तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया था। अभी तक हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल कैसे करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल की जाती है, टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये कुछ उनमें से हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हैं इनमें से, काफी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इन सबसे लिंक करते हैं, जो आपस में भी इंटरलिंकिंग है। नंबर 1 इज द प्राइस स्टेबिलिटी। अब बेसिकली हमने अभी तक बार बार बात की कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। क्योंकि जब मनी सप्लाई जो है वो मनी डिमांड से इंक्रीज करेगी या सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होती है। जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की कम हो जाएगी एंड दैट विल बी कॉज टू द इन्फ्लेशन। तो एक पर्पस इसका ये है टू स्टेबल द प्राइसेस इन द इकोनॉमी, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जो है वो बनाई जाती है।
सिर्फ वही लोग लोन लें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर एक्सेस लोन चले जाएंगे, पर्सनल लोन जब बैंक देने लग जाएंगे, तो उससे मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो जब मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल लेगी। तो एक उसका ये ऑब्जेक्टिव आ गया। नंबर 2 इज द हाई एम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अब ये कैसे क्रिएट होंगी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, जब मनी सप्लाई कंट्रोल करेगा सेंट्रल बैंक, या मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो उसके टूल्स के थ्रू कंट्रोल करेगा, तो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि अगर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्रिएट करनी हो तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब वो अनाउंस करता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि उसमें थोड़ी सी नरमी कर देता है, मतलब कि डिस्काउंट रेट कम कर देगा, लैंडिंग टू बैंक्स जो है वो ज्यादा कर देगा, और रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम कर देगा। तो इस तरह जब कमर्शियल बैंकों के पास लोग लोन लेने आएंगे, तो जब वो लोन इजीली अवेलेबल होंगे और उस लोन को लेकर लोग कारोबार जब स्टार्ट करेंगे, तो ना सिर्फ नए बिजनेस ओपन होंगे, बल्कि लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। तो इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट होने से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो आपकी ज्यादा होगी। इसी तरह जब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, तो प्राइसेस कंट्रोल होने से लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी, मतलब कि डिमांड जब ज्यादा होगी, तो डिमांड ज्यादा होने से कारोबार भी नए नए इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट की जाएंगी। तो उसी तरह फिर अगेन जब नई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बिजनेस नए ओपन होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो ज्यादा क्रिएट होंगी। नंबर 3 इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कभी डिस्कस किया पहले कि जब इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसके लिए कर्जे दिए जाएंगे लोगों को, या उसके लिए मनी सप्लाई इंक्रीज की जाएगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन होगी नई मार्केट में, इकोनॉमी में। जब प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन आपकी, फिर जब इंडस्ट्रियल सेक्टर जब लोन लेगा, आपका डिस्काउंट रेट कम होगा, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंकरेज होगा कि वो ज्यादा लोन लेके जो है वो अपने प्रोडक्शन को या अपने यूनिट्स को जो है वो एक्सपेंड कर सकें। तो इस तरह आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखिए, इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट इज फॉर द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये दोनों मार्केट्स की जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो उसमें क्रिएट की जाएगी, या उनको ग्रो किया जाएगा। वो ग्रो कैसे करेंगी? थ्रू द इन्वेस्टमेंट, कि जहां पे उनको जरूरत होगी उनको डिस्काउंट रेट कम करके, या कमर्शियल बैंकों के साथ उनकी जो लेंडिंग पावर उनको उसको इंक्रीज करके मार्केट में जो है वो ज्यादा लोन दिया जाएगा, ताकि जो छोटे कारोबार वाले लोग हैं, एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, या जो फाइनेंशियल मार्केट में जो कारोबार कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। उनके लिए जो है वो नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है वो स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। तो ये आज तक हमने अभी तक डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमारा आज का, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल कैसे करती है, और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।